हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और इस सेमेस्टर से मैं कुछ वीडियोस जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर और सेल के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन पेपर में पूछा जाता है, तो आप उस वीडियो को देख करके अपना वो लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर जो कि जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और कभी कभी 3.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, सेल की स्ट्रक्चर क्या है और सेल में डिफरेंशिएशन, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंशिएशन है और इनके फंक्शन क्या है, तो ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम कुछ वीडियोस जैसे कि सेल ऑर्गन्स के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना सोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे, तो इन पर लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज हम कवर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ टॉपिक हम जेनेटिक्स से अपलोड करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। तो अगर आप बेसिकली देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। नंबर फर्स्ट, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी जो होता है वो सेल के अंदर, सेल में सबसे पहले सेंटर में आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एनवलप से सिस्टर्नी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप देखेंगे। और सिस्टर्नी के चारों तरफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि उस पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर राइबोसोम जो है जिस पर प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये जहां पर भी प्रेजेंट होगा वो वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ राइबोसोम, ये यहाँ पर जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी वाला जो पार्ट होता है और वेसिकल्स पर, इन पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड्स का, स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो सब हम डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर के बेस पर आप देखेंगे तो इसमें जो सिस्टर्नी होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उनकी फंक्शन और वे कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। देखेंगे इसका एक एंड जो होता है वो न्यूक्लियस के क्लोजर प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिस्टर्नी जो है वो न्यूक्लियस एनवलप के क्लोज में, मतलब उससे कनेक्ट रहता है। और दूसरा एंड जो होता है इसका, जो कि ट्यूब्यूल्स जो होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। तो ये चीज हमको ट्रांसपोर्टेशन में समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसमें कितने भागों में डिवाइड किया गया, डिस्कवर किसने किया था, टर्म यूज सबसे पहले किसने किया था, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे इसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों डायग्राम आपको काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये फंक्शन आपको समझा सकता है कि कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है, मतलब इसका कैसे ये अपने सेल के अंदर कार्य करता है। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझा देता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंप्लीट स्ट्रक्चर या इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। करेक्ट, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से इस पार्ट के अंदर, हमारा यही लक्ष्य है, यही टारगेट है कि हम बेसिक नॉलेज गेन करें। थ्योरी की टेंशन मत लेना, थ्योरी भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अभी आपको समझना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, कैसे करता है और इसके एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर जो है सेल बायोलॉजी के अंदर दिया था सेल के बारे में, तो सेल के बारे में मैंने क्या क्या बताया था कि ऐसे सेल, मतलब काफ़ी कुछ 40 मिनट का लेक्चर था, उसमें काफ़ी कुछ नॉलेज दिया था, मैंने डिफ्रेंशिएट भी किया था, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी, सब कुछ वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें मैंने अब आपको ये भी बताया कि ऐसे सेल जो कि ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा डेवलप ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल, वो जो होते हैं यूकैरियोटिक कैटेगरी में रखा गया। मैंने वहाँ पर आपको ये बताया कि आप सेल को सेल ना, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक को सेल ना समझकर एक
एक कैटेगरी समझ लीजिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे सेल्स, बैक्टीरिया या कोई ऐसा आपको सेल मिल गया जिसके अंदर जो कि बहुत ही लेस डेवलप है, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैटेगरी में। लेकिन ऐसा सेल जो कि ज़्यादा डेवलप है, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल होते हैं, इनकी जो सेल होती है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन्स है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये पूरा सेल का एक तरीके से शेप बना देता है, मतलब सेल को एक साइटोस्केलेटल सिस्टम, सेल का फ्रेम बना लेता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियां जो होती हैं एक शेप प्रोवाइड कराती हैं हमको, ठीक है, हमारे मतलब चलने फिरने के लिए पूरा हेल्प करती हैं एक। तो इसी तरीके से ये जो आपके यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाया जा रहा है, ये भी यही काम करता है, पूरा फ्रेम बना लेता है, सेल को शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक। और साथ में अभी ये तो सब इसका फंक्शन में मैं काफ़ी कुछ इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप ये समझिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो कि जैसे सेल तो खुद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है घिरा रहता है, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेनिड होते हैं, मतलब उसमें भी उसके बाहर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये मिल करके एक पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं जो कि सेल को 2 चैम्बर्स में, चैम्बर्स और सब चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। सो द कंप्लीट सिस्टम इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल सब्सटेंस। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये जो है इसका रिलेशन कहां से होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है उनका ट्रांसपोर्टेशन में। और भी जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेसिस करना, ठीक है, संश्लेषण करना, स्टोरेज संचय करना, पैकेजिंग, कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सब किसका फंक्शन है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अभी हम धीरे धीरे 1 बाय 1 सभी सेल ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, लाइसोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन है? गार्नियर। गार्नियर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर। फिर उसके बाद टर्म यूज किया KR पोर्टर ने, मतलब कि सेल डिस्कवरी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी डिस्कवरी का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? पोर्टर को, 1945 में। कई सारी बुक्स में 48 भी है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 1945 में KR पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था, इतना आप लिख सकते हैं। देखो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, करेक्ट। ये सेल का, देखो सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे ये हमने एक गोला सा बना लिया है, हल्का सा इसका, ये जो है सेल का एक थोड़ा सा कटिंग है, ठीक है। ये बाहर की तरफ ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो सेंटर जो पार्ट होता है वो उसमें होता है न्यूक्लियस। तो सेंटर पार्ट और आउटर पार्ट, इन दोनों के बीच में जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी प्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसी के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं और यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद ये पूरा इससे एक नेटवर्क की तरह अटैच, इंटरकनेक्टेड जो है सिस्टर्नी पाया जा रहा है, जो कि क्या है? जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एलिमेंट है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्ट होकर के देखो ये पहला पार्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में ये न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप से जुड़ा हुआ है, अटैच है, और दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म से अटैच है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये जो आप देख रहे हैं आउटर पार्ट और इनर पार्ट, जो कि सेंट्रल पार्ट्स, इनका जो बीच में कनेक्शन है, कनेक्ट करने वाली जो वहाँ पर सेल ऑर्गन्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब इनसाइड और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको ये बताता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जा सकता है, या इसके कितने भाग हैं, या इसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे बेसिकली 3 पार्ट्स होता है। कितना? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? जैसे कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इन 3 पार्ट से मिलकर के पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। तो ये हमने
ये हमने किस बेस पर किया, ये हमने स्ट्रक्चर के बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया। वहीं पर अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम की प्रेजेंटेशन और अब्सेंट के बेस पर करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको तो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। और ये क्या है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ऐसी मेम्ब्रेन जो बाहर प्रेजेंट होगी, आउटर की तरफ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये दोनों मेम्ब्रेन मिलकर क्या बना रही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हैं, किसी भी सेल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, तो आप वहां पर रिलेट करेंगे। आप ये पाएंगे कि आपको किसी एक चीज की नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर जरूर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सब बहुत सारे डाउट्स जो हैं उसको रख के रखना है, ठीक है, उसको पकड़ के रखना है कि हमारा ये, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया। अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में नहीं पता है तब आप फिर तुरंत कंफ्यूज होगे, इसका फंक्शन क्या है, क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एक एक पॉइंट को, जब ये सारा का जरा सेल बायोलॉजी का जो पूरा टॉपिक है ये आपस में कनेक्टेड है। सेल की अपनी एक अलग से दुनिया है जिसके अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स है, जिनमें काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी चलती है। तो वो सब कुछ हमें नोट करना है। तो आपस में जब हम इसको इंटरकनेक्ट करेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे सेल को, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट लेवल का टॉपिक है। मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, चाहे किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं, कोई भी कंपटीशन गिवन करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सेल से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। इसका बेसिक से लेकर के और इसका जो भी जितना भी खतरनाक टॉपिक होगा, खतरनाक मतलब ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि सेल की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो नेट लेवल का होता है। स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, इन ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर जैसे कि आप गए, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये क्रोमेटिन है न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, उससे जस्ट अटैच्ड सिस्टर्नी होते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी क्या है, आपने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के बेस पर। एक सिस्टर्नी हो गया, एक वेसिकल्स हो गया, एक ट्यूब्यूल्स हो गया। तो सिस्टर्नी से राइबोसोम अटैच आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम ध्यान से देखें आप, ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है सिस्टर्नी। और उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एकदम से सर्कुलर स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ भी राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम जुड़ा होता है राइबोफोरीन प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। राइबोफ्लोरीन फर्स्ट, राइबोफोरीन सेकंड, इसके थ्रू जो है ये जो है जुड़ा रहता है, ठीक है। एक प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है जिसका नाम है राइबोफोरीन फर्स्ट, राइबोफोरीन सेकंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वेसिकल्स, ये जो है ये इसका दूसरा एलिमेंट्स है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। वेसिकल्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर देखेंगे 50 to 500 माइक्रोमीटर होता है, करेक्ट। एंड ये सर्कुलर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ भी राइबोसोम जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ तक आए तो आपने क्या देखा, अभी आप सेंटर में हैं, अभी आप पूरे सेल के सेंटर में हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है। उसके बाद जस्ट आप देखेंगे जैसे जैसे आप वहाँ पर आएंगे तो ये जो है क्लोजर में प्रेजेंट होगा। आप क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो सिस्टर्नी है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियस के यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये जो है इस आपस में कनेक्ट होकर के एकदम क्लोज में प्रेजेंट होगा सिस्टर्नी। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर साइटो या मेम्ब्रेन के पास, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास आते रहेंगे, तब आपको ये थर्ड स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब्यूल्स, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थर्ड एलिमेंट जिसको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल्स पर आप देखेंगे कि इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है, ठीक है। ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम अब्सेंट होता है और ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्रांच्ड होता है। और भी आप देखेंगे कि इस पर राइबोसोम अब्सेंट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एकदम क्लोजली प्रेजेंट होगा। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये ट्यूब्यूल्स है, ब्रांचेड भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्रांच होता है, और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये इसका हम क्या कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड आप क्या देखते हैं कहाँ पर है, न्यूक्लियर एनवलप से अटैच है, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है। इसी चीज़ लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, जब आप ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये जो है आपस में कनेक्टेड है, ये पॉइंट काम आएगा। उसके बाद
अब इसकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और हमने ये भी देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। और इसकी और भी, अगर इसको अलग से और भी डिटेल में स्ट्रक्चर लेना चाहे तो देख सकते हैं, ये तीनों डायग्राम है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये वेसिकल्स का डायग्राम है, जिसके चारों तरफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा डायग्राम आप देखेंगे सिस्टर्नी का डायग्राम है, जो कि ये लगे हुए हैं जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, सिस्टर्नी। और ये टिब्यूल्स है। अभी आप सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर को देखें तो ये अनब्रांच होती है, देखो इस पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जा रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपके बिल्कुल सामने दिखाई भी दे रहा है कि देखो, मैंने आपको कहा कि ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ब्रांचेड हैं, तो इसमें ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा सिस्टर्नी अनब्रांच है, तो इस पर अनब्रांचेड है। देखो इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि ब्लैक कलर के मार्कर से डॉट 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 में यहाँ पर मैंने इसको वहाँ पर दिखाया गया है, एक्सप्रेस किया है। जबकि वहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो है डॉट 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 डॉट, इसमें कोई किसी भी प्रकार का राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो मतलब सिस्टर्नी पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है, जबकि हम वहीं पर बात करते हैं ये ट्यूब्यूल्स जो है, ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता। तो इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो है लिपिड का संश्लेषण करता है, करेक्ट। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, एक होता है कि भाई हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन किया। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है नॉर्मली कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भागों में। किस बेसिस पर? राइबोसोम की प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर, कि राइबोसोम अगर अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, नंबर फर्स्ट, ऐसा राइबोसोम जिस पर मतलब कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भाग जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जिस पर प्रेजेंट होता है। और जिस पर एब्सेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जा रहा है, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इस पर जो है ये वहीं पर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता। तो ये किसका संश्लेषण करता है? लिपिड का संश्लेषण करता है। और एक बार और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग राइबोसोम्स, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम को लूज करके कन्वर्ट हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकता है। और हमने क्या देखा कि सेंटर से, जब हम वहाँ पर सेंटर से किनारे की तरफ जाते हैं, प्रीफेरी की तरफ जाते हैं, तो हमने क्या देखा कि ये जो है वहाँ पर राइबोसोम को लूज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। और सिस्टर्नी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायग्राम भी हम देख चुके हैं। दूसरा, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस से ही अराइज होता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, करेक्ट। और चौथे नंबर पर ये ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या करता है? देखो, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल के अंदर, अब यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यहीं से ये ट्रांसपोर्ट करेगा क्योंकि आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ट्रांसपोर्ट करके ये जो है अदर सेल ऑर्गन्स या बाहर सेल को इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब वहाँ से मटेरियल वहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोर्ट का कार्य। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ये जो आप न्यूक्लियस, सपोज करो कि ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है जो ग्रीन कलर के डॉट डॉट में यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो है इससे कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से मटेरियल जाता जाता ट्रांसपोर्ट होता हुआ ये जो है बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या देखेंगे? मेड विथ ट्यूब्यूल्स। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। ये क्या है? ये तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एलिमेंट्स हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या? सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजर होता है। हमने क्या देखा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एकदम न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियस होता है उसके क्लोज था, जबकि हमने यहाँ पर देखा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज होता है, करेक्ट। तीसरा, इस पर राइबोसोम एब्सेंट है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता, लेकिन ये लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे पॉइंट हैं
मतलब हमने थोड़ा सा, अगर आप इसको एक तरीके से डिफरेंशिएशन में भी ले सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है, तो आप ये दोनों, ये चारों पॉइंट, आप ये पांचों पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया बेसिक नॉलेज ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकली भी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट करें। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल के बारे में। जैसा कि मैं बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब हम यहाँ पर थ्योरेटिकली नोट करेंगे ताकि एग्जाम पेपर में भी एक्सप्लेन कर सकें। तो देखो, सबसे पहले क्या है, इट वाज फर्स्ट और रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया था सेल के अंदर 1945 में। एंड दिस इज द कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम कनेक्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट ऑन द अदर एंड, इसका जो दूसरा एंड है, एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑन द अदर। देखो, इस जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे यहां पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं, तो इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कनेक्ट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसका जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियर एनवलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। यही प्रॉपर्टी यहां पर लिखी गई है। दूसरा, ऑल सेल्स डू नॉट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। कंप्लीट डेवलप सेल्स में ही, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें जो है एब्सेंट होता है। सो इट इज़ जनरली एब्सेंट इन एग एंड एम्ब्रियोनिक सेल। ये जो है, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एनिमल का जो ब्लड सेल्स होता है, उसका आरबीसी, उसमें भी एब्सेंट होता है, जर्म सेल्स में भी एब्सेंट होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। उसके बाद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहां पर नोट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। कौन कौन सा, एक सिस्टर्नी है, एक ट्यूब्यूल्स है और एक वेसिकल्स है। तो सिस्टर्नी को भी नोट कर सकते हैं। दीज आर द लॉन्ग, फ्लैट एंड अनब्रांच, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्लैट होता है, लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है। एंड प्लेट्स और लैमिली अरेंज्ड इन द पैरेलल रोज, एक तरीके से पैरेलल रोज में अरेंज्ड होती है। नंबर बी पर आता है ट्यूब्यूल्स, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। सो दे आर इरेगुलरली ब्रांचेड होती है, मतलब यहां पर देख सकते हैं इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है। एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सराउंडेड बाय दिस यूनिट मेम्ब्रेन एंड 3 ल्यूमेन इज फिल्ड विद द, इसका जो देयर, जो यहां पर लिख लेंगे, देयर ल्यूमन इज फिल्ड विद द सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसका ल्यूमन कहां पर होता है, जैसे आप ये देखेंगे, इसका सेंटर वाला जो पार्ट होगा वो ल्यूमन कहलाता है। उस ल्यूमन में जो है सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है, वही बात यहां पर लिखा गया है। नंबर 3 आता है वेसिकल्स, जैसे कि यहां पर नोट करेंगे, इसके चारों तरफ राइबोसोम है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो दे आर यूजुअली राउंडेड और ओवॉइड स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख करके वो किस तरह से दिखाई देता है, वही यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना होगा। डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे एग्जाम पेपर में, उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। डायग्राम सब कुछ रिप्रेजेंट कर देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम के एब्सेंस एंड प्रेजेंटेशन के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम ग्रेन्युलर बोलते हैं, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है राइबोफोरिन जो प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट रहेगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन एब्सेंट होता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पर क्या है, द सरफेस ऑफ दिस टाइप ऑफ रेटिकुलम इज स्मूथ एज राइबोसोम नॉट अटैच्ड टू इट, इस पर राइबोसोम अटैच नहीं होता। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्टिवली एंगेज्ड इन स्टेरॉइड सिंथेसिस, ये जो है एक तरीके से स्टेरॉइड सिंथेसिस का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एंड पिगमेंट प्रोडक्शन एटसेट्रा इन सेल के अंदर। सो नंबर 2 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम अटैच्ड थ्रू आउट द सरफेस, these are present in cells which are active in protein synthesis। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की प्रेजेंटेशन के बेस पर ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, करेक्ट। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके बाद
आप यहाँ पर नोट करेंगे फॉर्म्स द स्केलेट, ये सभी के सभी, ये दोनों के दोनों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों के दोनों जो हैं क्या काम करते हैं सेल के अंदर, फॉर्म्स द स्केलेटल फ्रेमवर्क, ये जो है सपोर्ट का कार्य करते हैं, ये सेल को एक सपोर्ट देते हैं, करेक्ट, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल्स। नंबर थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम, ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंटेशन की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करते हैं। एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान गोल्जी जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर लिपिड का संश्लेषण कौन करेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ लिपिड का संश्लेषण कौन करेगा, तो इसका ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस चीज़ को नहीं भूलना है। इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का संश्लेषण करता है। दूसरा जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टेरॉइड सिंथेसिस कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सेक्स हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो मेल का होता है, मेल का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये सब जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर हम ईआर का मॉडिफिकेशन देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशंस जैसे कि एर्गेस्टोप्लाज्म, ये जो है एर्गेस्टोप्लाज्म जो होता है वो कंप्लीट डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। एर्गेस्टोप्लाज्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंप्लीट, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीटली एक्टिव सेल्स होती है, ठीक है। नंबर सेकंड है माइलॉइड बॉडीज। माइलॉइड बॉडीज किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। ये कहाँ पर पाया जाता है, अकर इन पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रेटिना, रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स में ये पाया जाता है। नंबर थर्ड मॉडिफिकेशन है जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारी मसल्स के अंदर पाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी मसल्स में पाया जाता है। और मसल्स में क्या फंक्शन होता है इसका, ये जो है कैल्शियम 2+ आयंस को सेक्रेट करता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकली। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले आप इसको फटाफट नोट करें। तो चलिए गाइज अब डिस्कस करेंगे हम एंजाइम एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एंजाइम्स के बारे में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। मैं समझता हूं कि वीडियो का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन उसमें फंक्शन जरूर मेंशन किया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग हम 11 फंक्शन लिख कर लाए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स जैसे NADH साइटोक्रोम, बीटा रिडक्टेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड डाइफास्फेट, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड एंजाइम्स होते हैं जो कि संश्लेषण में वहाँ पर वर्क करते हैं। जो सेल की जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनमें ये वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है, जैसे नंबर फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, जो वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसका संश्लेषण होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन्स होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उसका भी बायोसिंथेसिस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है, जो कि किस पार्ट में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 सिंथेसिस ऑफ L एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड UDP यूरोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, उसके उपापचय में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है नंबर फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए सेल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मटेरियल इन द डायरेक्शनल फ्लो। जैसे कैसे देखो, सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई सब्सटेंस बनता है, फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी के अंदर या गोल्जी अपरेटस के अंदर, फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स, फिर एक्सोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा वो आउट ऑफ द सेल। जैसे आपने पढ़ा होगा सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस।
एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, जैसे कोई सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है जो सेल के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो उसको कैसे बाहर निकलता है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही बाहर निकलता है। करेक्ट। और भी बहुत सारे, जरूरी नहीं कि वेस्ट मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं वो भी इसी प्रोसीजर के द्वारा बाहर जाते हैं, दूसरे सेल्स के पास जाते हैं या दूसरे ऑर्गन्स के पास जाते हैं। नंबर सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम विच एक्ट, यहां पर लिखेंगे एक्ट एज ए साइटोस्केलेटल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से ये, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, वो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, एक शेप प्रोवाइड कराती हैं हमारी बॉडी को, उसी तरीके से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है, ये साइटोस्केलेटन सिस्टम की तरह वर्क करता है पूरे सेल के अंदर। ठीक है। और ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर थर्ड फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए सेग्रीगेशन apparatus and divides the cytoplasm into luminal inside the endoplasmic reticulum and extraluminal outside the endoplasmic reticulum chambers, most important point, and regulates the exchange of material between them। करेक्ट। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट ये है कंपार्टमेंटलाइजेशन इज द इसेंशियल फॉर सेल्यूलर लाइफ। सेल्यूलर लाइफ के लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसेंशियल है। एंड इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। ये जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। अंडरस्टैंड। नंबर फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। करेक्ट। एंड नंबर 5, rough endoplasmic reticulum also help in the synthesis of nuclear envelope during the telophase of cell division। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टीलियोफेज में ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन, सिंथेसिस करता है। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 6, it participates in the formation of cell plates during cytokinesis in the plant cell। ये जो है सेल के, जैसे यहाँ पर इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये जो है सेल प्लेट्स का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग, किसके दौरान? साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होता है तब ये जो है सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। नंबर 7, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। करेक्ट। ये जो है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर भी करता है। एंड इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ सिंथेसिस प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोजन। ये जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, जैसे आपने लीवर सेल्स में पढ़ा होगा। ठीक है। और नंबर 9 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अबाउट 13 टाइप्स ऑफ एंजाइम विच हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस। नंबर 10 है SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे। 11th है डिटॉक्सिफिकेशन। अब सेल के अंदर जैसे कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसी के थ्रू जो है बाहर होता है। ठीक है। हार्मफुल जो टॉक्सिक मटेरियल होगा, जो सेल के लिए हानिकारक होगा, वो सब जो है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ये क्रिया एंडोप्लाज्मिक के किस पार्ट द्वारा की जाती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है। तो ये था फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये था एंजाइम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले हम थियोरेटिकली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और सबसे पहला जो पार्ट है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपने पूरा पार्ट समझ लिया। और नंबर 2, इस वीडियो का मैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। एक तो पहला पार्ट, ठीक है, पहले पार्ट के बेस पर आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं, इसलिए पहला पार्ट जो है उसको बहुत ध्यान से, अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए, आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए, तब तक आप उस वीडियो को देखते रहें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट है फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पार्ट थे इस वीडियो के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में, और ये साइटोलॉजी जेनेटिक्स का पूरा टॉपिक इस कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।